इजराइल और लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के बीच साल भर से चल रहे युद्ध में 27 सितंबर को बड़ा मोड़ आया, जब इजराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय को हवाई हमले से निशाना बनाया। इजरायली सेना ने 28 सितंबर को इसकी पुष्टि की कि उसके हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके नेता साथी शहीदों में शामिल हो गए हैं। इजरायली सेना ने हमले का विवरण देते हुए बताया कि उसने हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराने के लिए खास ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चलाया। इसके तहत उसने खुफिया ऑपरेशन चलाया और सटीक निशाने में हिजबुल्लाह मुख्यालय पर गाइडेड मिसाइल दागी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत की नींद सुलाने के बाद भी इजराइल चुप नहीं बैठा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद अब उसके निशाने पर यमन के हूती विद्रोही हैं। यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों को टारगेट करते हुए 29 सितंबर को इजराइल ने यमन पर जोरदार हमला किया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हूती विद्रोहियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एक बंदरगाह को निशाना बनाया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले की जानकारी दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है, हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया था। ये कार्रवाई उसी हमले के खिलाफ इजराइल ने की है। इस हमले में कई बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इन बंदरगाहों का उपयोग हूती सैन्य आपूर्ति और तेल के अलावा ईरानी हथियारों को क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। इस हमले में यमन के कई टैंकरों में भीषण आग लग चुकी है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत ने पश्चिम एशिया के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब सबकी निगाहें ईरान पर लगी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को खड़ा करने में ईरान की भूमिका रही है और ऐसे में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि पश्चिमी एशिया की राजनीति के विशेषज्ञों के हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल की आक्रामकता को देखते हुए ईरान की लीडरशिप इस समय गंभीर दुविधा का शिकार है। इजराइल ने जिस आक्रामकता के साथ गाजा के बाद लेबनान और यमन पर हमले किए हैं, उससे ईरान फंस गया है और उसके नेतृत्व को अभी तात्कालिक तौर पर यह समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इजराइल को इसका जवाब दिया जाए। हालांकि नसरुल्लाह की हत्या के बाद क्या ईरान खामोश रहेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। ईरान ने सालों से ईरानी लोगों के सामने हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की छवि को गौरवमयी तरीके से पेश किया है। ऐसे में ईरान में इजराइल से बदले की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ रूस को अरब वॉर शुरू करने का भी एक अच्छा मौका दिख रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जंग में इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है। ईरान और इजराइल की जंग हुई और यदि रूस ईरान के साथ और अमेरिका इजराइल के साथ आ गया, तो यहाँ सीधे तौर पर अमेरिका और रूस का आमना सामना हो सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिलहाल ईरान विकल्पों पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसद में युद्ध को लेकर मंथन हुआ और रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के भी रणनीति बनाने के लिए तेहरान की यात्रा पर जाने की खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से आगे रणनीति पर रूसी पीएम चर्चा कर सकते हैं। रूस ईरान की बैठक में वॉर का प्लान भी तैयार हो सकता है। रूस ईरान का दोस्त है और मुश्किल की इस घड़ी में वह ईरान की मदद करने को तैयार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हूती हमले के बाद इजराइल ने ईरान को चेताया है। इजराइल ने कहा है कि यह कोई संदेश नहीं है, बल्कि सीधा एक्शन लिया जाएगा। इजराइल जानता है कि उसे आगे और कैसे हमला करना है। अपने दुश्मन देशों को धमकी देते हुए इजराइल ने यह भी कहा है कि जो भी इजराइल को धमकी देगा उसका यही हाल होगा। इजराइल के हमले को लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। पलटवार में जो हिजबुल्लाह ने भी पिछले कई दिनों से जब भी उन पे एयर अटैक होता था, अगले दिन वो रॉकेटों से हमला करते थे। उम्मीद तो ये थी कि उनके पास 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, 1500 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे, लेकिन 200-300 रॉकेट ही फायर किए गए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उनके रॉकेट ही उड़ा दिए गए जो कि वो फायर करना चाहते थे। इसके पहले कि वो फायर कर सकते थे, उनको निस्तनाभूत कर दिया। वो रॉकेट्स को, अनगाइडेड रॉकेट्स को, कात्यूशास को वगैरह वगैरह, जो कि हाईमार्स के बराबरी के रॉकेट है, अनगाइडेड रॉकेट है। उनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं, वो अभी तक उन्होंने फायर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए? एक तो है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इतना नुकसान हुआ है कि वो फायर करने के काबिल नहीं रहे। दूसरा कि वो डर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारी एस्केलेशन हो और इजराइल ग्राउंड वॉर शुरू कर दे, इसलिए वो हाथ रोक रोक के फायर कर रहे हैं। पर उन्होंने भी पलटवार करने की कोशिश की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि कोई 8 टारगेट्स पे उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं,
इजराइल की नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर के पास कोई 60 किलोमीटर दूर की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे फायर किया है, रामान के एयरबेस पे फायर किया है, जहाँ पे इजराइल का 510, 515, 516 F-16 स्क्वाड्रन हैं जो हमले कर रहे हैं बेरूट के अंदर, बेका वैली के अंदर, बॉर्डर जोन के अंदर, और उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने एक एमुनेशन फैक्ट्री पे स्ट्राइक करने की कोशिश करी। इसके अलावा जो राफाल इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, उनके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। तो और फिर उन्होंने तल अवीव के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, वो जो कह रहे थे कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। इजराइल कह रहा है कि हमने सारे रॉकेट मार गिराए हैं और कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, 6 घायल हुए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन ये भी गौरतलब है कि इजराइल ने सब फोटोग्राफी और वहाँ से इमेजरी आउट होनी बंद कर दी है। इसका मतलब वो नहीं दिखाना चाहता कि कितना नुकसान हुआ है, कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है, और कितना पेनिट्रेट कर गया है उनके मिसाइल डिफेंसेस के थ्रू। अरे यार, इसको कितना लीक हो गया है मिसाइल डिफेंसेस के थ्रू, आयरन डोम के थ्रू, वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। बट अब बात यह है कि साहब, अमेरिका बहुत देर से चेता रहा था इजराइल को कि भैया एस्केलेट मत करो, अब सीज फायर कर लो, अब ख़त्म करो। इजराइल ने कहा कि साहब ये जो फायरिंग की है हिजबुल्लाह ने, इससे हमारे 60 से 70 हज़ार नागरिक हमको इवैक्यूएट करने पड़े हैं नॉर्दर्न इजराइल से, और उसके चलते साहब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़े कि हमारे रेफ्यूजी जो है 70 हज़ार के करीब, वो वापस नॉर्दर्न इजराइल जा सके। हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश हम पे धड़ाधड़ रॉकेट फायर किए जा रहा है पिछले 1 साल से, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2-3-4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रॉन्गेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। अमेरिकी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो वरिड हैं कि उनकी इलेक्शन के पहले एकदम एस्केलेशन ना हो जाए। तो उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन इजराइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो छः करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मतलब नेल्सन आई टर्न कर लेते हैं, ठीक है जो करना है करो। और वो अब इजराइल को कह रहे हैं भैया जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो कितने महीनों से लगे हुए हैं वहाँ, उनको भी रीसप्लाई करना है, खाना पानी, एमुनेशन वगैरह, वाटर उसमें करना है। देखिए, इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरुल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनकी लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं, तो लीडरशिप तो गायब हो गई। 1 सेकेंडली, इजराइल ने इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो उसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के साथ। देखिए, भारत के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन एनआरआई डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशंस बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी एनआरआईज की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं, कुछ को तो फिजिकल डेंजर भी होगा। तो इसके चलते जो रेमिटेंसेज हैं
गल्फ से और मिडिल ईस्ट से वो ड्रॉप हो सकती हैं भारत में। वन, दूसरा नुकसान इकोनॉमिक रूप से जो हमें हो रहा है और दुनिया भर को भी इफेक्ट करेगा, वो है क्रूड की कीमत। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। थोड़ी सी भी उछाल हुई हमारे को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तीसरा इंपैक्ट, वो भी अभी भी चल रहा है पर लंबा खिंचेगा, वो ये है कि क्योंकि हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक ही कर रखा है, मानिए, तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज के नाम से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मानिए यूरोप को कर रहे हैं, तो फिर उसे सुएज कैनाल से जाएगा नहीं, वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के जाएगा, टाइम ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी इमीडिएट में दिखती हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट। इसके अलावा एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पे काम डिले हो जाएगा। जिस तरह इजरायली सेना को हिजबुल्ला कमांडरों को निशाना बनाने के लिए सटीक खुफिया जानकारी मुहैया कराई गई, उससे यहाँ इजराइल की खुफिया क्षमताओं का पता चलता है, वहीं ईरान के अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब सबकी नजरें ईरान की ओर टिकी हैं और उसके अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है।